ओके, तो आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का जो सब्जेक्ट्स है जीआईजीएल उसके सेकेंड चैप्टर्स यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को वन शॉट्स में कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे हर टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है अपनी बीटीएस क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहां पर बहुत सारे जैसे विकेरियस लायबिलिटी, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है, रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम्स है, मिसलेनियस केस स्टडीज वगैरह है, मेंस रिया है और रेमेडीज इन टॉर्ट्स है। हम पहले आपको टॉर्ट्स का इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं टॉर्ट्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझना, टॉर्ट्स एक सिविल रॉन्ग है, यानी कि जब कोई आपकी लीगल राइट को तोड़ता है बिना कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप कोर्ट जाकर के कंपनसेशन मांग सकते हो। क्या कर सकते हो? आप कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कंपनसेशन मांग सकते हो, यानी ये एक लीगल ड्यूटी है। अब इसको समझते हैं। लीगल डैमेज को समझने के लिए दो डॉक्ट्रीन को समझना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, टॉर्ट के केस में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो दो डॉक्ट्रीन है ना, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब मैं बात करने जा रहा हूं तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा किसी ने गलत काम किया या लीगल ड्यूटी पूरी ना की हो और उस गलती से आपके जो लीगल डैमेज हुआ हो, तो इसको हम समझ सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है इंजुरिया साइन डैमनो। इंजुरिया साइन डैमनो, इसका मतलब क्या है? राइट तोड़ा गया है लेकिन एक्चुअल कोई नुकसान नहीं हुआ है। राइट तोड़ा गया है लेकिन एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपका लीगल राइट तोड़ा गया लेकिन आपको कोई भी फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, फिर भी आप उसके बिहाफ में केस कर सकते हो। और ये केस लॉ है एसबी वर्सेस वाइट का। इसमें बोला क्या केस लॉ में, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं समझाता हूं। एसबी एक क्वालिफाइड वोटर था। एसबी जो था एक क्वालिफाइड वोटर था। पोलिंग ऑफिसर्स ने उसका वोट रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया। पोलिंग ऑफिसर्स ने उसका वोट रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया, जिसे एसबी वोट देना चाहता था। जिसे एसबी वोट देना चाहता था ना, वो इलेक्शंस में जीत गया। मतलब एसबी जिसको वोट देना चाहता था वो इलेक्शन में जीत गया, जिसकी वजह से कोई लॉस नहीं हुआ। पर यहां पर जो एक सबसे बड़ी बात निकल के आया, वो एसबी का वोट देने का लीगल राइट तोड़ दिया गया, यानी कि उसको वोट देने नहीं दिया गया। यानी एसबी को कोई फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस नहीं हुआ है, बट उसकी लीगल राइट को तोड़ा गया है। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि राइट, किसी की भी राइट तोड़ना गलत है, चाहे लॉस हो या नहीं हो, इस केस में कंपनसेशन दिया जाएगा। यह है इंजुरिया साइन डैमनो, जिसका मतलब होता है अगर आपने किसी का राइट तोड़ दिया है लेकिन अगर उसको एक्चुअल या फिजिकल नुकसान नहीं हुआ है तो भी आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं यह है डैमनम सैन इंजुरिया। अच्छा, अब यहां पर जब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, इंजुरिया साइन डैमनम हो गया, नेक्स्ट है डैमनम साइन इंजुरिया। नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी का भी कोई भी लीगल राइट नहीं तोड़ा गया है। नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी का भी कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा गया है। अगर किसी ने आपका कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा, अगर किसी ने आपका कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा पर आपका फाइनेंशियल या बिजनेस लॉस हुआ हो, तो आप केस नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी ने आपका लीगल राइट नहीं तोड़ा है, किसी ने आपका लीगल राइट नहीं तोड़ा है पर आपका फाइनेंशियल या बिजनेस लॉस हुआ है, तो आप केस नहीं कर सकते हो। जैसे मेरी इंस्टीट्यूट के सामने किसी और ने अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, जिससे मेरा कोई लीगल राइट नहीं टूटा, बट वो कम कीमत पे अब कोर्स को सेल कर रहा है, जिसके वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसके पास में जाकर के पढ़ रहा है। तो मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या तो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो या तो बिजनेस लॉस हुआ हो, बट
आपका लीगल राइट नहीं तोड़ा गया है, इसलिए आप केस नहीं कर सकते हो डैमनम साइन इंजुरिया में। इसका क्या है, इसका केस लॉ है ग्लोसेस्टर्स ग्रामर स्कूल केस। अब इसको मैं समझाता हूं, सिंपल शब्दों में समझना। एक टीचर्स ने अपना नया स्कूल्स खोला और बहुत से स्टूडेंट्स उसके स्कूल्स में चले गए। तो जो पुराने स्कूल्स था ना, उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ क्योंकि उसके स्कूल्स में स्टूडेंट्स पढ़ना बंद कर दिया। कोर्ट ने बोला उस टीचर्स ने कोई इलीगल काम नहीं किया है, सिर्फ कंपटीशंस दिया है, क्योंकि उसका हक बनता है जो वो कम कीमत पे या ऐसा बेहतर फैसिलिटी देकर के पढ़ा सके। इसलिए ना तो केस बनता है ना ही कंपनसेशन मिलेगा। इसे हम बोलते हैं डैमनम साइन इंजुरिया, यानी कि यहां पर कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो आप, यहां पर कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। तो अब आपको हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो इंजुरिया साइन डैमनो में लीगल राइट तोड़ा गया है, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, केस बनेगा बिल्कुल हाँ बनेगा, लीगल डैमेज मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। और डैमनम साइन इंजुरिया लीगल राइट नहीं तोड़ा गया है, नुकसान हुआ है हाँ हुआ है, केस बनेगा नहीं बनेगा, कोई लीगल राइट है क्या क्लेम करने का, नहीं है। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूं रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम्स, यानी कि ये वो थॉट्स होते हैं, ये वो थॉट्स होते हैं जो किसी की बॉडी या पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है। रिपीट कर रहा हूं, ये वो थॉट्स होते हैं जो किसी की बॉडी या पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है। तो इसे हम रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम्स के रूप में देखते हैं। जो पहला आता है बैटरी। अब ये बैटरी क्या है ये समझना, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूं। जब किसी को फिजिकल फोर्स से आप छुओगे, बिना किसी लीगल रीजंस का आप जब किसी को फिजिकली फोर्स करते हो, यानी कि अगर आप किसी को जानबूझ करके टच करते हो, चाहे हल्का सा भी टच करो, वो बैटरी है। वो क्या है, बैटरी है। यानी गुस्सा में किसी को आप धक्का दे रहे हो, किसी को चेयर खींच ले रहे हो जिससे वो गिर जा रहा है, पर अगर गलती से एक्सीडेंटली अगर उसको कुछ हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप इसको समझना, आपने जानबूझ करके धक्का नहीं दिया, गलती से अगर एक्सीडेंटली अगर कुछ होता है तो वो बैटरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को जानबूझ करके फिजिकली फोर्स करते हो, फोर्स देते हो, या हल्का सा भी क्या करते हो, टच करते हो, तो वो बैटरी होगा। क्या होगा, बैटरी होगा। गॉट माय पॉइंट्स। तो केस लॉ क्या है इसमें, स्टैनले वर्सेस पॉवेल का है। ये क्या है, पॉवेल ने गोली चलाया, पर गोली जो है ना वो पेड़ से टकरा करके स्टैनले को लग गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉवेल ने गोली चलाया और गोली जो है वो पेड़ से टकरा किसको लग गया, स्टैनले को लग गया। तो कोर्ट क्या बोलेगा, ये गलती से हुआ है, इसलिए पॉवेल क्या नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये एक्सीडेंटल था, इसके लिए पॉवेल क्या नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। पॉवेल ने जानबूझ करके ये नहीं किया था। तो बैटरी की लैंग्वेज आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है क्या। नेक्स्ट मैं बात करता हूं असॉल्ट का। असॉल्ट क्या है, जब आप किसी को सिर्फ डराते हो, और उसको हार्म करोगे, यानी कि जैसे मान लो आपने किसी को धमकी दिया और आपने बोला जो उसको आप हार्म करोगे बिना टच किए हुए, इसे हम असॉल्ट बोलते हैं। यानी अगर किसी को यह लगता है कि अब उसको मार दिया जाएगा तो वो असॉल्ट है। क्या है, असॉल्ट है। जैसे किसी को गन पॉइंट्स पे आप रख रहे हो, चाहे गन खाली ही क्यों ना हो, तो इसे हम असॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स इंप्रिजनमेंट्स और रॉन्ग कन्फाइनमेंट्स। फॉल्स इंप्रिजनमेंट्स और रॉन्ग कन्फाइनमेंट्स क्या होता है ये समझ लेना। जब किसी को गलत तरीके से रोका या बंद किया जाए, बिना किसी लीगल रीजंस का आप उसको अरेस्ट कर लेते हो, कोई लीगल रीजन आपके पास में नहीं है, कोई वैलिड रीजंस नहीं है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट्स है, रॉन्ग कन्फाइनमेंट्स है, तो वो हमारा फॉल्स इंप्रिजनमेंट्स कहलाएगा। आप ऐसे समझो ना, हर इलीगल तरीके से अगर आप उसको रोकते हो या बंद करते हो, तो वो बात देखो, इलीगल तरीके से आप किसी को रोक या बंद नहीं कर सकते हो।
इलीगल तरीके से अगर आप किसी को रोकते हो या बंद करते हो तो वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट होता है, यानी किसी के अगेंस्ट झूठ कंप्लेन देकर के उसको अरेस्ट करवाना, झूठा कंप्लेन देकर के अरेस्ट करवाना। अगर अरेस्ट बिना जस्टिफिकेशंस का हुआ हो तो वो डिफेंडेंट क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है मॉलिशियस प्रोसिक्यूशंस। अब मॉलिशियस प्रोसिक्यूशंस क्या होता है ये समझ लेना। जब कोई आपके अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस करता है, जब कोई आपके अगेंस्ट झूठा क्रिमिनल केस करता है सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, उसे हम मॉलिशियस प्रोसिक्यूशंस बोलते हैं। अगर आप केस जीत जाते हो तो आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशंस के लिए केस कर सकते हो, यानी कि आप उससे डैमेज क्लेम कर सकते हो। लेकिन मॉलिशियस प्रोसिक्यूशंस का नाम 5 पार्ट्स है। पहला समझाता हूं, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ क्रिमिनल केस या फाइल किया हो। डिफेंडेंट ने किसके खिलाफ? प्लेंटिफ के, जिसने केस फाइल किया था ना हमारे खिलाफ झूठा, उसके खिलाफ क्या कहें, क्रिमिनल केस फाइल किए हैं। उस केस का कोई वैलिड रीजंस ना हो, उस केस का कोई वैलिड रीजंस नहीं हो। तीसरा, डिफेंडेंट ने बुरी नियत यानी मॉलिशियसली से किया हो और प्लेंटिफ को नुकसान हुआ हो जो केस की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? केस के वजह से हुआ है, और केस का जो रिजल्ट है वो प्लेंटिफ के फेवर में आ गया हो। तो ये 5 कंडीशन चाहिए हुआ था। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया हो। दूसरा, उस केस का कोई वैलिड रीजंस ना हो, जो फाइल किया गया उसका क्या नहीं है, कोई वैलिड रीजंस नहीं है। तीसरा, डिफेंडेंट मॉलिशियसली क्या हो, मतलब क्या हो, उसका नियत बुरा हो, मॉलिशियस हो। चौथा, प्लेंटिफ को उसके वजह से नुकसान हुआ हो, उस केस की वजह से नुकसान हुआ हो और केस का रिजल्ट प्लेंटिफ के फेवर में आ गया हो। तो ये 5 कंडीशंस चाहिए होता है। गॉट माय पॉइंट्स, यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट है डिफॉर्मेशंस। सर डिफॉर्मेशंस क्या होता है? जब कोई आपके बारे में झूठी बातें सबके सामने बोलता है, या तो आप बोल सकते हो जो आपके बारे में झूठा खबर फैलाता है जिससे आपकी रेपुटेशन डैमेज होता है। डिफॉर्मेशंस का मतलब होता है किसी के नाम खराब करना, बिना किसी प्रॉपर रीजंस का आप उसके नाम को क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे नाम को किसी ने क्या किया, मिसगाइड्स किया, गलत तरीके से उस चीज को यूज किया, तो मैं चाहूं तो उसके खिलाफ क्या कर सकता हूं, केस फाइल कर सकता हूं, क्योंकि उससे मेरी प्रेस्टीज क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो मैं इसे डिफॉर्मेशंस के हिसाब से देखता हूं। डिफॉर्मेशंस में हमें 3 चीज देखना है, लेबल, सिलेंडर और इन्यूंडो। लेबल क्या होता है ये समझना। जब झूठी बातें लिखी जाए, जैसे न्यूज़पेपर में, बुक्स में, सोशल मीडिया में क्या किया रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है। दूसरा सिलेंडर, जब झूठी बात बोली जाए, लिखना, झूठ लिखना लेबल है, झूठ बोलना क्या है, सिलेंडर है। जैसे रूमर्स फैला दिया, गेस्चर्स। और इन्यूंडो क्या होता है, जब बात हिडन मीनिंग में बोली जाए, किसमें बोली जाए, हिडन मीनिंग में बोली जाए, पर उसका इंपैक्ट बदनाम करने वाला हो। वो हिडन मीनिंग में बोल रहा है लेकिन उसका मेन इंपैक्ट क्या है, बदनाम करना है। तो ये हमारा डिफॉर्मेशंस का टाइप्स बन जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं, डिफॉर्मेशंस प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट्स इज फॉल्स और स्टेटमेंट्स मस्ट बी डिफॉर्मेटरी। अब मैं इसको समझाता हूं, स्टेटमेंट्स फॉल्स होनी चाहिए। दूसरा, वो स्टेटमेंट्स पब्लिक में बोली या लिखी गई हो। तीसरा, वो बात प्लेंटिफ के बारे में हो, किसके बारे में हो, प्लेंटिफ के बारे में हो। चौथा, वो स्टेटमेंट्स बदनाम करने वाला हो, क्या करने वाला हो, बदनाम करने वाला हो। तो आप याद रखिएगा, और याद रखिएगा जो हमारा आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है ना, वो लेबल और सिलेंडर्स को सिर्फ कवर करता है, लेकिन मैंने आपको बाकी भी बोल दिया। कोई डाउट है यहां तक सर? नेक्स्ट हमारा आता है बॉडली हार्म। क्या आता है, बॉडली हार्म। ये क्या होता है, आपको शारीरिक चोट दिया जा रहा है। जब कोई पर्सन जान के ऐसा काम करे या बात बोले जिसे दूसरे को फिजिकली चोट पहुंचे, तो वो भी टॉर्ट माना जाएगा, बॉडली हार्म।
मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कोई पर्सन जानबूझ करके कोई ऐसा काम करे या बात आपको बोल रहा है जिससे दूसरों को क्या हो रहा है, फिजिकली चोट पहुंच रहा है, तो उसे हम बॉडली हार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडली हार्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस शॉक। आप बोल सकते हो इमोशनली चोट पहुंचाना। ये एक नया कंसेप्ट है टॉर्ट लॉ में। इसका मतलब क्या है? जब किसी को कोई फिजिकल चोट नहीं लगती है, कोई फिजिकल चोट नहीं लगती है, लेकिन उसने कोई ऐसी चीज देखी है या सुनी है जिससे उसको इमोशनली पेन हो रहा है, डर डर लग रहा है, या वो शॉक में चला गया है, तो इसे हम नर्वस शॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस शॉक। यानी कि सिर्फ डर होने से टॉर्ट नहीं बनता है, सिर्फ डर होने से टॉर्ट नहीं बनता है, उसके साथ कुछ हेल्थ इफेक्ट या इलनेस भी होनी चाहिए। कुछ लोग सदमे में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, अब वो डर के माहौल में क्या हो रहा है? जी रहा है। नेक्स्ट है विकेरियस लायबिलिटी, दूसरों की गलती का जिम्मा लेना। नॉर्मली होता क्या है? जो गलती करता है वही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है? किसी दूसरे का रॉन्गफुल एक्ट होने पर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। किसी दूसरे का रॉन्गफुल एक्ट होने पर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अगर लॉफुल रिलेशन है तो। गॉट माय पॉइंट्स? तो इसे हम क्या बोलते हैं? विकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप आता है विकेरियस लायबिलिटी में। अगर सर्वेंट कोई गलत काम करता है अपने काम के दौरान, तो उसके जो ओनर्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। गलती का जो काम है मास्टर का फायदा पहुंचाने के लिए किया गया हो, ओनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सर्वेंट ने मास्टर के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट काम किया, लेकिन वो सर्विस के टाइम में था, तो भी मास्टर्स क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान सर्वेंट कोई भी गलत काम करता है, तो उसके लिए जो ओनर्स होता है वो लायबल हो जाता है। ये केस लॉ है सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। ये क्या बोल रहा है? इस केस में कोर्ट ने बोला अगर सर्वेंट ड्यूटी के दौरान गलत काम करे तो मास्टर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। यानी कि मास्टर क्या माना जाएगा? रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल एंड एजेंट्स के केस में, ये इस केसेस में क्या बोल रहा है? जब प्रिंसिपल्स अपने एजेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई काम करने के लिए बोलता है और एजेंट वो काम अपने ड्यूटी के दौरान किया हो, तो प्रिंसिपल्स लायबल माना जाएगा। इसके लिए केस लॉ है लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। ये क्या बोल रहा है? एक एजेंट ने एक लेडी क्लाइंट के साथ फ्रॉड किया सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए। किसके लिए? अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो कोर्ट ने बोला जो फॉर्म लायबल होगा, क्योंकि एजेंट ने यह काम अपनी ड्यूटी के दौरान किया था, इसलिए क्या हो जाएगा? वो जो प्रिंसिपल है वो लायबल माना जाएगा। करेक्ट पॉइंट्स? ऐसे ही थर्ड है फॉर्म एंड पार्टनर। अगर किसी फॉर्म का एक पार्टनर गलती करता है बिजनेस के काम के दौरान, उसने कोई ऐसा गलती करता है जो बाकी पार्टनर्स को उसके वजह से क्या पहुंच जाए? नुकसान पहुंच जाए, तो बाकी पार्टनर्स भी उस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म है, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है, तो एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरे पार्टनर्स क्या माने जाएंगे? लायबल माने जाएंगे। तो केस लॉ क्या है? हेमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी का है। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर्स के या दूसरे पार्टनर्स के जो पार्टी है ना, उसके क्लर्क को ब्राइब दिया और बिजनेस सीक्रेट जो है ना वो निकलवाया। क्लर्क को ब्राइब दे क्या करवाया? बिजनेस सीक्रेट निकलवा लिया। तो कोर्ट क्या बोलेगा? दोनों पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे सिर्फ एक ने ही गलती क्यों ना किया हो, लेकिन दोनों क्या एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, इसलिए दोनों पार्टनर क्या माने जाएंगे? रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे, क्योंकि दूसरे के क्लर्क को ब्राइब दे करके उसके सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवाना ये गलत बात है, इसलिए दोनों पार्टनर क्या माने जाएंगे? लायबल माने जाएंगे। नेक्स्ट है इंप्लॉयर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंप्लॉयर सिर्फ अपने सर्वेंट के टॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है, मतलब इंप्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है,
डायरेक्टली वो ओनर्स के लिए काम नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। यानी किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर सिर्फ अपने सर्वेंट्स के लिए लायबल होते हैं। क्लियर कि नहीं है? तो सर्वेंट एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है, इसलिए एम्प्लॉयर लायबल होते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, वो अपने तरीके से काम करता है तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। गवर्नमेंट पॉइंट्स यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो वेयर एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ कुछ ऐसा कंडीशंस में लिखा गया है जिसमें यह बोला गया है जो हाँ अगर कुछ गलतियां होता है तो उसके लिए कौन लायबल माना जाएगा? ओनर माना जाएगा। तो बात क्या है? अलग है। अच्छा, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, मैं रिपीट कर देता हूं। जब एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए लायबल होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि आपको अलग अलग सिचुएशंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे बोला ना, अगर एम्प्लॉयर ने खुद टॉर्ट करने का ऑर्डर दिया हो, यानी गलत काम करने के लिए किसको ऑर्डर दिया हो? कॉन्ट्रैक्टर को दिया हो, तो वो लायबल माना जाएगा। और नेक्स्ट क्या आता है? वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर एम्प्लॉयर ने केयरफुली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट किया हो तो उसके टॉर्ट्स के लिए एम्प्लॉयर जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि अगर मैंने केयरफुली सारे कंडीशंस को देख करके सब कुछ चेक करके अगर मैंने उसको अपॉइंट किया है तो उसके टॉर्ट्स के लिए मैं लायबल नहीं हूं। लेकिन मैंने खुद उसको टॉर्ट करने के लिए बोला है तो हम क्या बन जाएंगे? लायबल बन जाएंगे। सर कैसे समझ में आएगा? ये केस है, अब देखिए एक केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लॉन्ड्री कंपनी का। ये क्या बोल रहा है? जो गैरेज मैकेनिक ने लॉरी को गलत रिपेयर किया, गैरेज मैकेनिक ने क्या किया? लॉरी को गलत रिपेयर किया और उस वजह से थर्ड पार्टी की व्हीकल क्या हो गई? डैमेज हो गई। कोर्ट क्या बोलेगा? एम्प्लॉयर लायबल नहीं है क्योंकि यह काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया था और जो कॉन्ट्रैक्टर ने यह काम किया था वो इंडिपेंडेंट था। जैसे मैंने किसी को अपनी फैक्ट्री के लिए गाड़ी मंगवाया, अब वो गाड़ी हल्का खराब है और मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया वो गाड़ी ठीक करने के लिए, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस गाड़ी को गलत रिपेयर कर दिया, तो कोर्ट मेरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर को रिस्पॉन्सिबल मानेगा। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम से पब्लिक प्लेस या हाईवे पे किसी को नुकसान हो जाए तो एम्प्लॉयर क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है, जो गड्ढा हो जाए रेलवे ट्रैक पे, अगर ट्रेन और पटरी से उतर जाए तो हम किसको लायबल मानते हैं? गवर्नमेंट को लायबल मानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को लायबल नहीं मानता है। फिर गवर्नमेंट बोलता है हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चेकिंग जारी है। गॉट माय पॉइंट्स? तो आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। ये एग्जांपल्स क्या है? वेयर ए एम्प्लॉयड बी टू फिक्स casements window into certain premises. B servant negligently put a tool on the steel of the window on which he was working at the time. The wind blew and casement opened and the tool was knocked off. The steel on the passer-by. Employer was held to be liable because the harm was caused by the work on a highway and duty lie upon the employer to avoid harm. A ने एक कॉन्ट्रैक्टर B को विंडो फिट करने के लिए हायर किया। B के सर्वेंट ने टूल गलत जगह पे रख दिया। गॉट माय पॉइंट्स? अब क्या है, जो वाइंड से जो है ना टूल गिर गया और किसी पेडिस्ट्रियन को क्या लग गया? चोट लग गया। तो कोर्ट क्या बोलेगा? एम्प्लॉयर लायबल है क्योंकि पब्लिक प्लेस पे हार्म अगर हुआ है तो ड्यूटी उसका था जो हार्म प्रिवेंट करे, यानी कि उसको रोका जाए, बट उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए एम्प्लॉयर लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट है विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट्स। यानी सिंपल वर्ड में बताऊं तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। केस लॉ है स्टेट्स ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती एआईआर। अब ये समझना बोल रहा है, एक इसको समझाता हूं। क्वेश्चंस एज टू हाउ फॉर द स्टेट्स वाज लायबल इन टॉर्ट first directly arose before the Supreme Court in states of Rajasthan versus MST विद्यावती। क्या बोल रहा है, अब इसको समझना। ये केसेस बहुत मजेदार केसेस है। स्टेट्स ऑफ राजस्थान वर्सेस MST विद्यावती का एक जीप जो कलेक्टर के लिए गवर्नमेंट मेंटेन कर रही थी,
एक जीप जो कलेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा था, मेंटेन कर रही थी, वो वर्कशॉप से वापस आते वक्त एक्सीडेंट कर देता है। क्या कर देता है? एक्सीडेंट कर देता है। ड्राइवर की नेग्लिजेंस से एक आदमी का डेथ हो जाता है, क्योंकि इसमें गलती किसकी है? ड्राइवर की है। और ड्राइवर की लापरवाही से एक आदमी का डेथ हो जाता है, तो स्टेट्स लायबल होगा, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो लायबल होगा, क्योंकि वो ड्राइवर सरकारी काम कर रहा था, जिसकी वजह से किसी पर्सन का जान चला गया, क्योंकि ड्राइवर की नेग्लिजेंस था। इसके लिए जो गवर्नमेंट है ना, वो उसके लिए लायबल माना जाएगा, और गवर्नमेंट को कंपनसेट करना। समझ में नहीं आ रहा है? यानी जहां पर गवर्नमेंट का रोल है और उसके ड्राइवर की वजह से, क्योंकि कलेक्टर के लिए गाड़ी किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। तो गाड़ी अगर गवर्नमेंट ने दिया है, तो उस ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी का जान जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऐसे ही केस लॉ है कस्तूरी लाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये क्या है? एक ज्वेलर को पुलिस ने स्टोलन प्रॉपर्टी के शक में अरेस्ट किया, स्टोलन प्रॉपर्टी के शक में अरेस्ट किया। उसके पास से जो गोल्ड और सिल्वर मिला, वो पुलिस ने मालखाना पता क्या होता है ना? एविडेंस रूम होता है। क्या होता है? एविडेंस का जो रूम है ना, उसमें रख दिया। और वो पुलिस ऑफिसर गोल्ड लेकर कहां भाग गया? वो पुलिस ऑफिसर जो है वो गोल्ड लेकर के कहीं पर भाग गया। सर, तो गोल्ड लेकर के वो बंदा ना पाकिस्तान ही भाग गया। अब अगर पाकिस्तान भाग गया है तो कोर्ट क्या बोलेगा? गवर्नमेंट स्टेट लायबल नहीं है, क्योंकि ये काम सर्वेंट ने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया था, और ये स्टेट्स के ऑफिशियल एक्ट्स में आता नहीं, क्योंकि ये सर्वेंट की पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किया गया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब मेरे को बताओ, विद्यावती की केसेस में स्टेट्स लायबल है कि नहीं है? है, कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने ड्यूटी करते वक्त में गलती किया। और कस्तूरी लाल के केसेस में स्टेट्स लायबल है क्या? नहीं है, कि पुलिस ने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए क्या किया था? काम किया था। तो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए अगर काम करेगा तो वो लायबल नहीं होगा। सर, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और केस लॉ है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स का। इसको समझते हैं, रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केस लॉ के जरिए समझते हैं। रायलेंस ने अपने लैंड पर पानी का रिजर्वर बनाया। पानी का क्या बनाया? रिजर्वर बनाया। जब रिजर्वर में पानी भर गया, तो नीचे के जो पुराने जो माइनिंग शाफ्ट था ना, उसकी तरफ से उसके थ्रू क्या हो गया? वो लीक हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब रिजर्वर्स में पूरा पानी क्या हो गया? भर गया, तो जो नीचे का जो पुराना माइनिंग जो शाफ्ट है, उसके थ्रू क्या हो गया? वो लीक हो गया। तो वो पानी जो है ना, फ्लेचर्स की कोल माइन तक पहुंच गया, और उससे उसका डैमेज हो गया। तो रायलेंस ने केयरफुली इंजीनियर लगाया था, पर कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा गलती ना भी हो, अगर आपके वजह से डेंजरस चीजें रखी गई हो और उसके वजह से अगर किसी को नुकसान हो रहा हो, तो आप स्ट्रिक्टली लायबल हो जाए। मतलब आपकी गलती है कि नहीं है वो नहीं देखा जाएगा, डेंजरस चीजें की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो आप लायबल माने जाएंगे। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, इसके रूल्स क्या होते हैं थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं ताकि आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पूरा समझ में आ जाए। पहला, अगर डिफेंडेंट अपने लैंड पर कोई डेंजरस चीजें रखता है, अगर डिफेंडेंट अपने लैंड पर कोई डेंजरस चीजें रखता है जो नुकसान कर सकता है अगर स्केप हो जाए तो, और वो चीज स्केप हो जाती है और किसी को डैमेज करती है, तो डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। कोर्ट बोलेगा डेंजरस चीजें की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर फटाका का फैक्ट्री लगा देते हो और उसके आसपास फटाके की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से आसपास के लोग क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, तो आपको भैया डैमेजेस देने पड़ेंगे। डेंजरस चीजों की वजह से अगर किसी का भी नुकसान होगा तो आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। एक्सेप्शंस क्या है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स का? अब हम ये देखते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना किस किस चीजों पर ये अप्लाई होता है, बता सकते हो मेरे को क्या? ये रूल अप्लाई होता है वाटर पे, गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और एक्सप्लोसिव्स पे।
अब बोल रहा है जब ये लायबल नहीं होता है तो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जैसे पानी जमा हो गया या बारिश हो गया तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। सर एक्ट ऑफ गॉड पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म आया, फ्लड आया, इस पे अप्लाई नहीं होगा। प्लेंटिफ की अगर गलती, अगर नुकसान उसकी अपनी गलती से ही हुआ है तो अप्लाई नहीं होगा। प्लेंटिफ की परमिशन, अगर प्लेंटिफ ने खुद अलाउ किया था मेरे को रिजर्वर क्या करने के लिए, बनाने के लिए, तो ये अलाउ, ये मतलब लायबल नहीं होगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जब काम लॉ के अंदर किया गया हो तो लायबल नहीं होगा। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे आदमी की वजह से डैमेज हुआ हो तो ये लायबल नहीं होगा। सर क्लियर है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही एक केस बेस्ड क्वेश्चंस है, यहां पर बोल रहा है एक मिल ओनर्स है, अ मिल ओनर एम्प्लॉयड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट और रिजर्वर ऑन हिज लैंड टू प्रोवाइड वाटर फॉर हिज मिल। देयर वेयर ओल्ड डिसयूज्ड mining shafts under the site on the reservoir which the contractor failed to observe because they were filled with soil. Therefore the contractor did not block them. When water was filled by the reservoir in burst through this shaft and flooded the plaintiff coal mine on the adjoining land, is the mill owner liable to compensate for loss or damage caused to the plaintiff? Reasons बताने के लिए बोल रहा है। केस लॉ समझ लो पहले। एक मिल ओनर ने कॉन्ट्रैक्टर्स को रिजर्वर बनाने के लिए हायर किया और वहां पर नीचे कुछ पुराने माइनिंग शाफ्ट्स थे जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रॉपरली चेक नहीं किया था। इसलिए बोलता है जब भी कुछ भी करो तो प्रॉपरली क्या कर लो, चीजों को चेक कर लो। जब पानी भर गया तो वो शाफ्ट्स के थ्रू फ्लेचर्स के कोल माइन तक पहुंच गया और उसको डैमेज हो गया। तो अब पूछ रहा है क्या मिल ओनर लायबल है? आंसर क्या होना चाहिए? हाँ लायबल होगा, क्योंकि उसने अपने लैंड पे डेंजरस चीजें यानी पानी रखी थी जो एस्केप हो गया। और ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है जहां पर ये बोला गया किसी डेंजरस चीजों की वजह से अगर सामने वाले को नुकसान होता है, प्लेंटिफ को नुकसान होता है, तो वो लायबल माना जाएगा। क्यों नहीं लायबल माना जाएगा मैं आपको बोल चुका हूं। अगर ये एक्सेप्शन है तो लायबल माना नहीं जाएगा, अदरवाइज वो लायबल माना जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? सर समझ में आया कि नहीं आया? तो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स का जो केस आएगा इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। सर क्लियर है कि नहीं है? मेंस रिया क्या होता है? सो पहले बताइए मेंस रिया क्या होता है। मेंस रिया का मतलब होता है एक्टस नॉन फेसिस रियस निस मेंस सिट रिया, यानी इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, नॉट मीन द फॉर द लॉ ऑफ थॉट्स। भैया सिर्फ एविल मोटिव का हो, गंदे दिमाग है तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स रिया हो जाएगा। गिल्टी माइंड, आपकी इंटेंशन गलत है, आप चीजों को निग्लिजेंस करते हो, ये मेंस रिया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में आप अपने किसी रिलेटिव्स को जबरदस्ती क्या कर रहे हो, जॉब लगा रहे हो, और जो टैलेंटेड बंदा है उसको जॉब नहीं लग रहा है, तो ये मेंस रिया है, आपकी इंटेंशन गलत है। रेमेडीज इन टॉर्ट्स क्या है ये समझ लो। जुडिशियल रेमेडीज है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, सेल्फ डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास और री एंट्री ऑफ लैंड, रिकैप्शंस ऑफ गॉड्स, ये सब देख लीजिएगा। अबेटमेंट ऑफ न्यूजिशंस, गॉट माय पॉइंट्स। और ये चैप्टर्स भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट्स हो गए। होप सो आपको ये पूरी चैप्टर क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।